Once again, I would like to welcome you all in this special session of Krishna Coaching on the topic Utility of Directive Principles of State Policy, Part 4 of the Constitution of India, that is Article 36 to 51 of the Constitution of India. Yes, there are many criticisms. Yes, there are many shortcomings. But still, the directive principles, they are not unnecessary. ठीक है, इट इज नॉट एन अननेसेसरी अपेंडेज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका हमें फायदा है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्लियरली अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 37 में क्लियरली ये डिक्लेयर हुआ है कि डीपीएसपीज आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी देश की सरकार काम करते हुए इनको दिमाग में रखे. एलएम सिंघवी, ठीक है, एक एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं, एक एमिनेंट डिप्लोमेट रहे हैं. उनके ये शब्द थे, ये जो डायरेक्टिव्स हैं, दे आर द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलोसफी ऑफ सोशल जस्टिस. एमसी चावला, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका ये ओपिनियन है कि अगर ये सब के सब प्रिंसिपल्स पूरी तरह से फुलफिल हो जाए, कैरी आउट हो जाए, तो जो हमारा देश है, इट वुड इंडीड बी अ हेवन ऑन अर्थ. ये शायद स्वर्ग बन जाएगा. ठीक है, एमसी चावला ने कहा. इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल सेंस बट आल्सो अ वेलफेयर स्टेट लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस. और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनकी काफी वैल्यू है. दे आर ऑफ ग्रेट वैल्यू. क्यों? क्योंकि these DPSPs, they lay down that the goal of Indian polity is economic democracy and not only political democracy. कि हम सिर्फ एक political democracy ही नहीं, हमें economic democracy establish करना चाहते हैं. फिर एक और jurist हुए हैं ग्रैनविल ऑस्टिन. ठीक है, उनका ओपिनियन क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में? उन्होंने कहा हमारे जो डायरेक्टिव्स हैं, they are aimed at furthering the goals of the social revolution or to foster this revolution by establishing the conditions necessary for its achievement. फिर constitutional advisor to the Constituent Assembly श्री BN राव, लीगल एडवाइजर भी कह सकते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने क्या शब्द यूज किए पार्ट 4 के बारे में? उन्होंने कहा पार्ट 4 intended as moral precepts for the authorities of the state. They have at least an educative value. कम से कम रास्ता दिखाना का काम तो कर रहे हैं. ठीक है, फिर जो पहले फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे, ठीक है, वो थे मोतीलाल सी सीटलवाड. वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, although confer no legal rights and create no legal remedies, लेकिन still they are significant. They are useful. किस तरह से वो significant और useful है, वो ये points बताते हैं. पहला, जिस तरह से instrument of instructions रहा है या फिर general recommendations addressed to all authorities in the Indian Union रहा है, ठीक है जी, उसी तरह से ये भी एक important role play कर रहा है. ये reminder है. They remind them to the basic principle of the new social and economic order which the Constitution aims at building. याद कीजिए, मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पहले भी आपको बताया था. डू यू रिमेंबर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में पहले भी हमारी बात हुई है. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने इसको डिस्कस किया था. ठीक है, कि पहले ऐसी क्या चीज होती थी जो कि इसका काउंटर पार्ट था. ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कोई बताएगा मुझे? एनी स्टूडेंट? मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको क्या बताया था? कम ऑन एनीबडी हु विल आंसर? मैं हिंट दे रहा हूं आपको. इससे पहले भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात हुई थी. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ याद आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है.
ठीक है, उसमें भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसा कुछ था और उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। और ये कहाँ लिखा हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। ओके, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा भी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह है। ठीक है, और ये कौन इशू करता था? इशू टू द गवर्नर जनरल and to the governors of the colonies of India by the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें कहती थी किस तरह से राज करना है भारत में। क्लियर? ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो रोल था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का, वही रोल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का इस समय भारत में। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। ठीक है, हम कर रहे थे मोतीलाल सी सीटलवाड़ ने क्या फायदे बताए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट ही हैज केप्ट बिफोर द पीपल। एक मिनट, शायद हम यहाँ यूटिलिटी, वेट, यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, और आगे चलते हैं हम। We are at this point. Motilal Sehwag. फिर they have served as useful beacon lights. मशाल जिसे हम कहते हैं, रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है जी, तो मशाल का काम किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने। कोर्ट्स को मदद की है, हेल्प किया है कोर्ट्स को। किस तरह से? जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, क्या वो सही है, वैलिड है, इसमें देखा ये जाता है कि क्या पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहा है। वो नया लॉ, जो नया लॉ बना है, क्या वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को गिवन इन पार्ट 3? अगर कर रहा है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ये पावर जुडिशरी के पास है अंडर आर्टिकल 30। पर वॉइड डिक्लेयर करने से पहले देखा जाता है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को दिमाग में रखकर वो लॉ बनाया गया है या नहीं। क्लियर? तो जुडिशियल रिव्यू की पावर के एक्सरसाइज में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने काफी हेल्प किया है कोर्ट्स को। दैट इज द पार्ट टू डिटरमिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। और आगे चलते हैं हम, कमिंग ओवर टू द थर्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं मोतीलाल सीटलवाड़? दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड टू ऑल स्टेट एक्शन, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एंड आल्सो गाइड टू द कोर्ट्स इन सम रिस्पेक्ट्स। अगर कोई काम करता है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, तो बाद में जब उन पर उंगलियां उठती है तो वो कह सकते हैं कि ये हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए किया, और ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। फिर दे एम्पलीफाई द प्रियम्बल, प्रियम्बल को सच करने में मदद करते हैं डीपीएसपी। ठीक है, और प्रियम्बल जो है, इट solemnly resolves to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and fraternity, that is brotherhood। और इन सब चीजों को रियलिटी में, इफेक्ट में लेके आता है डीपीएसपी, क्लियर, इन अ लिमिटेड मैनर। और आगे चलते हैं। The directors also play the following roles। और भी कुछ रोल्स है जो पार्ट 4 के हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ये सब काम भी कर रहा है। पहला, ये स्टेबिलिटी देता है सरकार को, ये कंटिन्यूटी देता है सरकारों को। हर 5 साल के बाद नया पीएम आ जाता है, नई सरकार का राज आ जाता है, लेकिन फिर भी हमारी पॉलिसीज वही आगे कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ पार्ट 4। They facilitate stability and continuity in domestic and foreign policies in political, economic, social spheres, in spite of changes in the party in power। पहले कांग्रेस का राज था, फिर बीजेपी का राज आ गया, पर सोच वही। समझ में आया कि सबको घर मिले, सबको नौकरियां मिले, सफाई हो, हेल्थ हो, ठीक है जी, पंचायतें और पावरफुल हो। There should be a separation of powers between legislature, executive and judiciary। Okay, here they are supplementary to fundamental rights। If there is a conflict between fundamental rights and directive principles of state policy, then fundamental rights prevail over DPSPs। But there is an exception।
there are two DPSPs which prevail over two fundamental rights. 39B, there are two general rule is that fundamental rights prevail over directive principles of state policy, but two directive principles of state policy prevail over two fundamental rights. Which are these two DPSPs? 39 छोटा b and 39 छोटा c. And which are these two fundamental rights? 14 and 19. Okay, आगे चलते हैं. Next, they are supplement to the fundamental rights of citizens. They are intended to fill in the vacuum in part 3 by providing for social and economic rights. मैंने बताया था जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था तब राइट्स के बारे में बात आई और किसकी तरफ देखा गया? बिल ऑफ राइट्स. बिल ऑफ राइट्स को से आइडिया लिया कि हम भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अच्छा एक्ट था, मगर उसमें कहीं पर भी राइट्स नहीं दिए थे, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे. तो चार प्रकार के राइट्स की बात हुई थी: इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है जी. और हमने कहा हम ये दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं, हम ये दे सकते हैं, पर ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो अभी हमें इसकी परमिशन नहीं देती. तो हमने सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स को नाम क्या दिया? क्या नाम दिया इसको? हमने पार्ट 3 के अंदर नाम दिया इसको फंडामेंटल राइट्स. We gave them the name of fundamental rights. Clear? और इनको क्या बना दिया? हमने इनको बना दिया जस्टिसेबल. हमने इनको बना दिया जस्टिसेबल. क्लियर? और जस्टिसेबल बना देने की वजह से क्या हुआ कि आपको एक पावर मिल गई, अगर इनकी वॉलेशन होती है तो आप रिट फाइल कर सकते हैं. पर इकोनॉमिक राइट्स और जो सोशल राइट्स हैं, जो इकोनॉमिक राइट्स हैं और जो सोशल राइट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ? ठीक है, हमने उसको जगह दी पार्ट 4 में और क्या नाम दिया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और बना दिया नॉन जस्टिसेबल. नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. नॉट एनफोर्सेबल बाय. क्लियर? ओके. फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. ओके. और आई होप आप देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरी. हाँ जी, ये समझ में आया आपको? तो जो फंडामेंटल राइट्स की कमी थी वो पूरी कर दी किसने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने. इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स की कमी थी, किसमें कमी थी? पार्ट 3 में. उस कमी को पूरा किया पार्ट 4 ने. कैसे पूरा किया? इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को हमने नाम दे दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. चले आगे. नेक्स्ट, और आगे चलते हैं. ये आपके सामने आ रहा है अब अगला पॉइंट. देयर इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर फुल एंड प्रॉपर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजंस. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग. अगर पूरी तरह से या टू अ लार्ज एक्सटेंट भी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तभी हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे. क्यों? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब ही नहीं बनता. अगर अमीर और गरीब का फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सबको वोटिंग राइट्स बराबर दे भी दिए तब भी कोई फायदा नहीं, गरीबों की वोटें बिक जाएंगी. ठीक है जी. और वो डीपीएसपीज हैं जो कि इनेबल करते हैं. क्या इनेबल करते हैं? दे इनेबल द ऑपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती है. ऑपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी ऑन द ग्राउंड दैट इट्स एक्टिविटीज आर अपोज्ड टू द डायरेक्टिव्स. जो सरकार कर रही है अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से खिलाफ है तो ऑपोजिशन को एक पॉइंट मिल जाता है रेज करने के लिए कि असंवैधानिक तरीके से काम कर रही है सरकार. ओके.
और ये एक और बहुत बड़ा काम क्या है, ये एक टेस्ट की तरह से है। इट इज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार कैसा काम करे, कैसे पता चलेगा, किस ग्राउंड पर पता चलेगा? तो टेस्ट क्या है? डीपीएसपीज। अगर डीपीएसपीज इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो सरकार अच्छा काम करेगी। People can examine the policies and programs of government in the light of these principles, these constitutional declarations. मोदी सरकार का राज, तो उसको देखना है लोगों को कि क्या डीपीएसपीज फुलफिल हो रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। देन इससे पहले कांग्रेस सरकार था, क्या उनके समय में क्या डीपीएसपीज जो हैं वो इंप्लीमेंटेशन हुई? अमीर गरीब का फासला कम हुआ, ठीक है। तो ये डीपीएसपीज एक कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो सामने लेके आते हैं, जो एक हर रूलिंग पार्टी को करना है। रूलिंग पार्टी, irrespective of its political ideology, has to recognize the fact that these principles are intended to be its guide, philosopher and friend philosopher guide in its legislative and executive acts. समझिए कि चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी पर हमेशा से ही ये आरोप लगते आए हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं या भगवावाद की राजनीति। दे आर फेवरिंग हिंदुइज्म, ठीक है। तो कांग्रेस पर आरोप लगता है दे ऑलवेज सपोर्ट, ठीक है, द इस्लामिक पीपल, ठीक है। अब किसी भी आइडियोलॉजी के आप लोग हैं, पर आपको डीपीएसपी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी है हमारे देश की हर सरकार का। एवरी गवर्नमेंट हैज टू फॉलो दिस, क्लियर? तो ये मैंने आपको बताए हैं फायदे, क्या क्या फायदे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ 3 तरह के डीपीएसपीज हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। मैं इसके साथ ही सेशन खत्म करूंगा और हमारा अगला जो सेशन होगा वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है conflict between fundamental rights and directive principles. ये बड़ा टॉपिक होगा and you will enjoy this. Clear? Conflict between fundamental rights and directive principles. ये एक जंग थी, ना केवल ये एक जंग थी पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में, बल्कि ये एक जंग थी, ये एक लड़ाई थी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एक तरफ और जुडिशियरी एक तरफ। बेसिकली लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी या लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशियरी। इंदिरा गांधी एक तरफ, जुडिशियरी एक तरफ, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, फाइनल नतीजा क्या निकला, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कल अपने अगले सेशन में। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू हैव, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। कल हम करेंगे the concept of fundamental rights versus directive principles.